अस्सलाम वालेकुम। ईरान अमेरिका तनाज़े में हर गुज़रते लम्हे के साथ इस बात का ख़दशा बढ़ता जा रहा है कि कोई मिस स्टेप किसी बड़े हादसे की तरफ ना ले जाए। एक दफ़ा सीज़ फायर हो गई है, दोबारा जंग आसानी से शुरू नहीं होनी चाहिए आइडियली, लेकिन धमकियों वाला जो अंदाज़ है अमरीकी सदर का, उसके साथ आसानी से ईरान आगे बढ़ता हुआ नज़र भी नहीं आता। तो कोई ऐसा तरीक़ाकार अपनाना पड़ेगा जिसमें कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए कुछ बिहाइंड द सीन कैमरा से पीछे रह के कुछ अपनी चीज़ें तय कर लें और फिर बैक वक्त कुछ चीज़ों के ऊपर, इक़दामात के ऊपर इत्तेफाक राय के साथ अनाउंसमेंट करें। और यही CBM जो है आगे चलकर परमानेंट सीज़ फायर भी बन जाएंगे और इनकी आपस में मुआहदे का बुनियाद भी बन सकती है। कुछ ईरानियन न्यूज़ साइट से, ख़ास तौर पर शायद तस्नीम को और कुछ दीगर ज़राए से कोट करते हुए ये ख़बरें भी अब आनी शुरू हो गई हैं कि क्योंकि अमरीकी सदर की तरफ से कहा गया है कि वो उनकी जो सी बोट्स हैं ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के पास, उनको अटैक करने का वो हुक्म दे रहे हैं, उनका ब्लॉकेड हटाने से वो गुरेज कर रहे हैं। वो कह रहे हैं ये बरकरार रहेगा। तो ईरान की जानिब से जो अंडर सी केबल्स हैं, जो इंटरनेट की ट्रैफिक नीचे से वो अंडर सी केबल्स के ज़रिए गल्फ़ कंट्रीज़ को कनेक्ट करती है दुनिया के साथ, तो वो उनको भी हिट कर सकते हैं। तो 7 बड़ी अंडर सी केबल्स हुर्मुज़ से गुजरती हैं और अगर ईरानियन उसको हिट करते हैं तो गल्फ़ रीजन की कोई 30-40% ट्रैफिक जो है वो एकदम से उसका ख़ात्मा हो जाएगा और जो ग्लोबल फाइनेंशियल हब की एक सिचुएशन है वो स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। बिलियंस ऑफ डॉलर की जो ट्रांजैक्शन हैं वो भी एट स्टेक आ जाएंगी। तो ये मामला खुशाइंद नहीं है, इनको बेहतरी की जानिब बढ़ना चाहिए। ब्रेंट की जो इस वक्त प्राइसेस हैं राइट नाउ वो $100 से ऊपर पे ट्रेड कर रहा है और अभी अमरीकी सदर रोज़ाना तसल्लियाँ भी देते हैं बहुत सारे मामलात में कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, इसके बावजूद वो $100 से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और अगर ये दोबारा तनाज़ा खुल जाता है, दोबारा आपस में एक दूसरे के ऊपर अटैक शुरू हो जाते हैं, तो शायद यूरोप और अमेरिका दोनों इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और मिडल ईस्ट की इकॉनमीज़ जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं, क्योंकि ईरान जब हिट करता है तो वहाँ पर उनके जो पावर सेक्टर के और रिलेटेड एनर्जी के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं वो उनकी रेंज में आते हैं, तो मसाइल बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे पूरे इस रीजन के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ को डिस्कस करेंगे। हमारे सियात में सरदार मसूद खान, पाकिस्तान के नामवर सफारतकार और फॉर्मर प्रेसिडेंट आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, आदिल नजम साहब माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के, दोनों हमारे साथ हैं। दोनों को वेलकम करते हैं। सरदार मसूद साहब, मामला एक जगह अटकाव का शिकार हो गया है क्योंकि अमरीकी सदर बहुत कुछ मांग रहे हैं और साथ उनका लबो लहजा बहुत जारहाना है। ईरान अब उस पर मादा नज़र नहीं आता। ख़ास तौर पर मुझे लगता है जो पॉलिटिकल साइड है ईरान में वो IRGC से अंडर प्रेशर भी है, वो आसानी से आगे बढ़ने से अब गुरेज कर रहे हैं। जी, एक तो ये है कि इस वक्त जो हॉट वॉर नहीं है, जो उसमें वक्फा आया है, और उसके अलावा जो है जो अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर बराह रास्त हमले नहीं कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि एस्केलेशन बढ़ रही है, यानी दोनों तरफ से एस्केलेशन बढ़ी है। आज के दिन भी जो है सदर ट्रंप ने ये जो कहा है कि उनकी स्पीड बोट्स जो हैं उनके लिए उन्होंने शूट एंड किल के ऑर्डर्स दिए हैं और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि कोई भी माइन लेइंग वहाँ स्पीड बोट्स हों या कोई भी और वेसल्स हों तो उनको निशाना बनाया जाए। और दूसरी तरफ ईरान ने आज 2 जहाज़ों के ऊपर कब्ज़ा कर लिया है, शायद एक लाइबेरिया का है और एक पैनामा का है। और ईरान का एक जहाज़ जो है, वैसे तो उन्होंने इस नाकाबंदी के दौरान अमेरिका ने उनके 33 जहाज़ रोके हैं, लेकिन एक जहाज़ जो था वो इंटरनेशनल वाटर्स में 2 बल्कि पकड़ चुके हैं, एक बहरा हिंद में और दूसरा बहरुल कायल में। तो इससे ये मतलब ये है कि जो सफारतकारी के लिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है उसके लिए मुश्किलात बढ़ रही हैं। ईरान से भी बहुत ही तुंदो तेज़ बयानात आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम मुकाबला करेंगे। दोनों जो है अपना दिफाई मसल भी दिखा रहे हैं। इसमें आज जो है, जो अगर आप इसराइल का देखें कि वहाँ क्या इस पूरे सूरत हाल को देखा जा रहा है, तो वो ये कह रहे हैं कि, और ये मेरा मतलब है, ये पैगाम अमेरिका के लिए है, क्योंकि अमेरिका थोड़ा पीछे हट रहा था। ईरान के जो मुतालबात थे उन्होंने एजेंडे पे, इसराइल के जो मुतालबात थे उन्होंने एजेंडे पे नहीं रखे थे। तो वो ये कह रहे हैं कि इनके पास तो दिफाई सलाहियत मौजूद है, तकरीबन कहीं डिग्रेड हुई है, कोई निसफ हुई होगी लेकिन निसफ महफूज है। 1000 से ज़्यादा जो है इनके बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है ईरान के, और उसके बाद जो उनकी एसिमेट्रिक कैपेबिलिटीज़ है, इन एडिशन टू द लेवरेज दैट दे हैव क्रिएटेड थ्रू द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, कि वो बरकरार है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में वो ये कह रहे हैं कि इस जंग को अधूरी छोड़ के ना जाएँ। इधर जो खलीजी रियासतें हैं वो अमेरिका की मन्नत कर रहे हैं कि इस जंग को ख़त्म किया जाए, इसमें दोबारा से जो है जंग की तरफ ना लौटें, और पाकिस्तान की ये कोशिश है कि दूसरा दौर मुज़ाकरात यहाँ शुरू हो जाए।
इन हालात में आपने ख़ुद जो है बहुत तजिया कर दिया कि किस तरीके से ब्रेंट क्रूड जो है वो स्पायरल कर रहा है और उसके बाद सप्लाई चेन्स दरम बरम हैं। फिर अगर केबल्स का भी मसला आ गया तो आलमी मईशत कुछ ऐसे ख़तरनाक दौर से गुजरेगी जिसकी नज़ीर नहीं मिलती, और अगर है करीब तरीन नज़ीर है तो वो कोविड-19 के दौरान जिस किस्म की वॉलेटिलिटी हुई थी वो हमें देखने में आएगी। अब ये है कि क्या पाकिस्तान के पास इस किस्म का असर और रसूख मौजूद है? जो अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि इस किस्म का कोई असर और रसूख, कोई क्लाउड मौजूद है कि वो तेहरान को और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पे ले आए। पाकिस्तान की कोशिशें मुसलसल जारी हैं और यहाँ जो है पूरे के पूरे तरीके से स्टेज सजी हुई है। हम पर उम्मीद है कि मुज़ाकरात जो है या जो हमारा मुज़ाकराती अमल है या सालसी का अमल है ये कामयाब हो, लेकिन मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं। और मैंने किसी और जगह पे भी ये कहा है कि पाकिस्तान का असर और रसूख लामहदूद नहीं है, क्योंकि इसमें फ़ैसले जो है वाशिंगटन और तेहरान में होंगे और उनकी कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। दुरुस्त है। आदिल नजम साहब, आप क्या देखते हैं कैसे आगे बढ़ा जा सकता है? कौन से ऐसे इकदाम लिए जा सकते हैं जिससे ये चीज़ें थोड़ी आगे की तरफ चल पड़े? रुक गई है, ब्रेक लग गई है। जी बहुत शुक्रिया नदीम साहब। मसूद साहब ने बिल्कुल बड़ी वजाहत के साथ इसको बयान किया है। मेरी गुजारिश ये होगी, मेरे ख्याल में ब्रेक तो नहीं लगी, बल्कि अगर कुछ हुआ है तो कुछ एक्सेलरेशन हो गई है। किनेटिक जो आपकी जंगी कार्रवाई है ऑन द वाटर, नॉट ऑन द ग्राउंड बट ऑन द वाटर, उसमें तो लेकिन ये ऐसा भी नहीं है कि मुज़ाकरात बंद हो गए हैं। मेरी गुजारिश यही रही है कि जंग के दौरान मुज़ाकरात कई तरीक़ों से होते हैं। मुलाकात नहीं हुई, लेकिन मुज़ाकरात से जो मेरी मुराद है, एक तो मुज़ाकरात वो होते हैं जो टेबल के इर्द गिर्द मैं और आप नेगोशिएट करते हैं। एक मुज़ाकरात वो होते हैं जो थर्ड पार्टी के थ्रू आप पैगाम रसानी करते हैं, जो रोल पाकिस्तान भी प्ले कर रहा है एक को दूसरे से, ताकि कम से कम कोई कम्युनिकेशन इनडायरेक्ट हो वो रहे। एक मुज़ाकरात आज की दुनिया में ख़ुसूसन, लेकिन पहले भी होता था दूसरे वसाइल से, हर ये जो ट्वीट होती है ये भी उसका हिस्सा है। मैसेजिंग है ना, ये पॉस्चरिंग भी है, ये मैसेजिंग भी है, और ये आपके और मेरे तज्जिए के लिए कम है दूसरी साइड को और अपनी साइड को के अंदर जो लोग हैं उनको, अपने मुल्क में या उसको, उनको मैसेजिंग है, उनके लिए पॉस्चरिंग है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो गुफ्तगू होती है जंग में, जो गुफ्तगू होती है वो तो गोली के चलने से होती है, वो तो किसी के जहाज़ को पकड़ लेने से होती है, वो तो किसी पे ब्लॉकेड लगाने से हो जाती है। तो कहने का मकसद ये है, वी शुड सी ऑल ऑफ दिस उस पैराहे में। और उस पैराहे में एक तो चीज़ ये हुई है कि अब हालांकि 8 हफ्ते होने वाले हैं, बहुत तवील लगता है, ये तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, और कई चीज़ें हम भूल भी गए। जंग जब शुरू हुई थी तो जंग क्या थी? जंग ये थी कि अमेरिका और इजराइल, अमेरिका ईरान की लीडरशिप को ख़त्म कर देगा, राइट। सो उस बड़ी टारगेटेड किस्म की वो जो किलिंग्स थी, असैसिनेशंस थी, और उनकी अजम्पशन ये थी, मिलिट्री गोल ये था कि हम लीडरशिप को हटाएंगे तो रजीम जो है वो ठा करके गिर जाएगी। नहीं हुआ। फिर आपने देखा कि जंग जो है उसकी कैफियत क्या हुई? उसकी कैफियत जो हुई वो बमबारी में हुई, और वो सिविलियन भी हों, स्कूल भी हों, ईरान की तरफ से वो इज़राइल पे हों, और फिर ईरान की तरफ से वो जो अमेरिका की बेसेस हैं या दूसरी चीज़ें हैं गल्फ़ स्टेट्स पे, उन पे। तो फिर जंग जो है वो एक तरह से थ्रू द एयर ऑन द ग्राउंड उस किस्म की तबाही में हुई। फिर हमने एक कदरे सीज़ फायर देखा। कदरे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें ईरान ने पूरी तरह से हुर्मुज़ नहीं खोला, और फिर फ़ौरन जो है आपने देखा कि लगा दिया उन्होंने ब्लॉकेड अमेरिका ने। अब जो हम देख रहे हैं वो क्लियरली एक एस्केलेशन ऑन दी हुर्मुज़ है। कश्ती, ना सिर्फ कि आपने ब्लॉकेड लगाया, ना सिर्फ कि आपने कहा मैं बंद कर रहा हूँ, अब गोली चली जहाज़ पे, अब जो है अगवा किया किसी जहाज़ को या उसको पकड़ लिया, उसको कैप्चर कर लिया, चाहे हुर्मुज़ में किया चाहे इंटरनेशनल वाटर में किया। तो आप जो एस्केलेशन है वो वहाँ देख रहे हैं। जंग के हवाले से सवाल फिर ये होता है कि किसकी एस्केलेशन एबिलिटी ज़्यादा है, यानी कौन ज़्यादा एस्केलेट कर सकता है और कौन एस्केलेशन को बर्दाश्त कर सकता है। कन्वेंशनली सोचा ये जाता था जाएगा अगर लॉजिकली, और अमेरिका का ख्याल ये है कि उनकी एस्केलेशन एबिलिटी ज़्यादा है क्योंकि वो दूर हैं, उन पे कीमतों का उतना असर नहीं पड़ता, उन पे बमबारी नहीं हो रही, उनके पास असलहा ज़्यादा है। व्हाट ईरान हैज़ शोन इज़ कि उसकी एस्केलेशन कैपेसिटी जो है बोथ टू एस्केलेट एंड टू डील विद एस्केलेशन कहीं ज़्यादा है। जब आपके पास हारने को कुछ ना हो
तो एक तो ये है कि आप जो जो सफ़र कर सकते हैं वो बढ़ जाता है। दूसरा, जैसे गल्फ़ की जंग जब बढ़ गई गल्फ़ में, तब हमने देखा, हुर्मुज़ में आ गई तब हमने देखा, ईरान अब बार बार ये दिखा रहा है कि मेरे पास एस्केलेशन के वो हरबे हैं जो आप अभी तक इमेजिन नहीं कर सकते। उन्हीं में आपने भी एक जिक्र किया केबल्स वगैरह का। तो दैट इज़ वेयर वी आर। अब अगर इस एस्केलेशन को अगर कम नहीं किया जाएगा, आप सही कह रहे हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं बहुत तशवीशनाक हो जाएंगी। एक और मुझे कॉन्ट्रेरियन बात करने दें। इन अ वे तेल की कीमत अभी तक उतनी नहीं बढ़ी जितना बड़ा ये मसला है। देखिए, $100 पे ब्रेंट आपने और मैंने कई बार देखा है, और मसूद साहब ने शायद हमसे भी ज़्यादा देखा है, क्योंकि वो इसको फॉलो करते रहे। इन अ वे जो इस वक्त खौफ है दुनिया में, वो ये नहीं है कि इसकी कीमत सिर्फ कहाँ जाएगी, वो ये है कि क्योंकि 20% तेल यहाँ से आता है, तो जो मुल्क के रिजर्व्स हैं उनका क्या होगा। इसलिए आप पूरी दुनिया में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, मैं भी ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में, या मैं भी जापान में था, जापान जैसे मुल्क में उन्होंने रैशनिंग की तरफ आना शुरू कर दिया। बिकॉज द रियल डेंजर इज नॉट सिंपली कि इसकी कीमत क्या होगी, डेंजर ये भी है कि किसी कीमत पे मिलेगा, अवेलेबिलिटी क्या होगी, जिस तरह हम गैस के साथ देख रहे हैं पाकिस्तान में। सो दैट इज़ वेयर इट इज़। आखिरी जुमला मुझे पाकिस्तान के हवाले से, मेरे ख्याल में पाकिस्तान एज द ओनली मीडिएटर स्टैंडिंग, ये एक हम तो खुशी से देखते हैं क्योंकि पाकिस्तान की इसमें इज्जत भी है, लेकिन ये मीडिएशन जो है ये ना सिर्फ एक रिकग्निशन होती है ऑफ ट्रस्ट बाय द पार्टीज़, लेकिन ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है और बड़ा मुश्किल होता है। और ख़ुसूसन जब चीज़ें ना अच्छी जाएं तो फिर और मुश्किल इसलिए हो जाता है कि एक बाहर से प्रेशर आता है, स्पॉइलर प्रेशर डालते हैं, कि मीडिएटर पे भी डालते हैं ना, जब आप प्रेशर डालता है सिर्फ पार्टीज़ पे नहीं डालता, मीडिएटर पे भी डालता है कि तुम इसकी तरफ तो नहीं लीन कर रहे, तुम उसकी तरफ तो नहीं लीन कर रहे, तुमने ये मैसेज सही दिया, तुमने वो मैसेज सही दिया या नहीं दिया। ख़ुसूसन व्हेन थिंग्स गो बैड, बोथ द इम्पोर्टेंस ऑफ मीडिएशन एक तो बढ़ जाती है, उसकी ज़रूरत ज़्यादा हो जाती है, दूसरा उसको करना जो कभी भी आसान नहीं होता है वो और ज़्यादा हो जाता है। एंड दैट इज़ वाई द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग पाकिस्तान के लिए इज़ ट्रस्ट। देखिए, फैसला अगर आएगा तो वो ईरान अमेरिका लाएंगे इजराइल के साथ, फैसला उन्होंने करना है। मीडिएशन का काम यह है कि दोनों पार्टीज जो हैं उनके ट्रस्ट को बरकरार रखे, बिकॉज वो जो दोनों पार्टीज आपस में तो ट्रस्ट करती नहीं है, एक कोई ऐसी पार्टी जिस पे वो ट्रस्ट कर सके ताकि जो गुफ्तगू है वो उसमें जारी रहे, और ताकि वो जो हम कह रहे थे ना कि जो मुज़ाकरात हैं वो गोली से ना हो और गुफ्तगू से हो। बिल्कुल सही। अच्छा मसूद साहब, जो इस वक्त सूरत हाल ये है कि एक नाकाबंदी वाली जंग जो है ना वो चलना शुरू हो गई है, तो नाकाबंदी वाली जंग का भी एक ख़ास हद तक अफादियत होगी। उस टाइम फ्रेम के अंदर अंदर तो ये हल हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद फिर मसाइल ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे। इस नाकाबंदी वाली जंग से निकलने के तरीकाकार भी होंगे, वही वाले जैसे आदिल साहब कह रहे हैं कि कोई ना कोई तरीका होगा, मैसेजिंग भी हो रही होगी और मोस्ट लाइकली थ्रू पाकिस्तान हो रही होगी। क्या ऐसे CBMs लिए जा सकते हैं कि इनको थोड़ा सा डिसंगेज करें, थोड़ा पीछे हटें, एक दूसरे को गुंजाइश दें? सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो गई है। एक तो ये कि आपकी वसातत से आदिल नजम साहब से भी गुफ्तगू हो रही है, जिसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उन्हें भी अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। लेकिन दूसरी तरफ मैं इस मौजू की तरफ आता हूँ जो आपने सवाल उठाया है, कि मैं समझता हूँ कि सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। यानी ये कि मतलब जो एस्केलेशन है, एस्केलेटरी लैडर को देखें तो वो ज़्यादा ख़तरनाक हो रही है। और इस वक्त जो है एक तो नाकाबंदी की जंग लड़ी जा रही है और दूसरी आसाबी जंग लड़ी जा रही है। तीसरी जो है आसाबी जंग जो है उसमें जो इंस्ट्रूमेंट है वो इब्लाग है, ये कम्युनिकेशन है, जिसके ज़रिए जो है ये जो मैसेजिंग होती है, तस्नीम जो रिपोर्ट करता है उनकी, या फार्स या उनकी न्यूज़ एजेंसीज ईरान से करती हैं, या सदर ट्रंप जो है अपने ट्विटर से जिस किस्म की वॉर के बारे में परसेप्शंस क्रिएट कर रहे हैं, उसकी वजह से जो पूरी की पूरी सूरत हाल जो है वो तश्कील पाती है। तो ये जंग जारी है। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अमरीकियों से अगर पूछें तो वो कहते हैं कि सदर ट्रंप जो है पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, इस पोजीशन में नहीं है, क्योंकि वो अब कांग्रेस के सामने बराह रास्त नहीं बिलवास्ता तौर पर जवाबदेह हैं और अपनी कंस्टिट्यूंसीज़ के सामने जवाबदेह हैं। उसमें बिलखसूस मैं ज़िक्र करूँगा उनकी मेगा कंस्टिट्यूंसी का, रिपब्लिकन पार्टी की जो हार्ड लाइन कोहोर्ट्स हैं उनके बारे में ज़िक्र करूँगा कि उनके सामने जवाबदेह हैं, उन्हें मतलब डिफेंड करना है। और वहाँ जो इस किस्म की जो मुख्तलिफ जो उनके आला फ़ौजी और सिविल ओहदेदार हैं जिनको फारिग किया जा रहा है, उससे ये लग रहा है कि हम मुल्क के अंदर भी जो है ना, काबीना के अंदर भी एक कोहराम है।
तो इस वजह से उनकी भी एक मजबूरी है और वो ये समझते हैं कि ये जो इन्होंने लेवरेज इस्तेमाल की है नाकाबंदी की, या जिसको आप कहेंगे ब्लॉकेड, ये एक किस्म का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लेवरेज उन्होंने हासिल किया है। यानी मतलब है नाकाबंदी को नाकाबंदी से उन्होंने नाकाम करने की कोशिश की है। दूसरी तरफ मैं आपको बताता हूँ कि जो ईरान का मसला है, अगरचे वो लोग जंग नहीं चाहते, लेकिन उसके बाद जो है उनको ये ख़तरा है कि अमेरिका बहर सूरत उनके ऊपर हमला कर देगा। इस वक्त जैसा आदिल नजीम साहब ने कहा, बिल्कुल दुरुस्त कहा कि सफारतकारी जारी है, पाकिस्तान अपना फरीज़ा निभा रहा है उसके, और जो अमेरिका की आखिरी प्रपोज़ल है वो इस वक्त ईरान के पास मौजूद है, जिसका सदर ट्रंप जिक्र कर चुके हैं कि वो उन्होंने ईरान की क़यादत को दे दी है। और उस पे असल में सदर ट्रंप जो है वो जो उन्होंने कहा था कि वो अनकंडीशनल सरेंडर चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो डॉटेड लाइन पे कोरे कागज़ के ऊपर दस्तखत करके वापस भेज दें, जो ईरानी क़यादत के लिए नामुमकिन है, ना वो चाहते हैं, ना उनका जो है कौमी वक़ार इसकी इजाज़त देता है। लेकिन ईरान ने जो कहा था, मुझे सबसे बड़ा ख़तरा ये है कि ईरान ने यह कहा था कि उनके पास और भी पत्ते मौजूद हैं, तो उसमें आपने केबल्स का जिक्र किया, लेकिन इसराइल जो है इट हैज़ बिन रैटलिंग इट्स न्यूक्लियर वेपन्स, तो उसकी वजह से ख़तरा ये है कि उन्होंने पहले ही जो है इस पूरे के पूरे जो जंग हुई थी उसमें बुशैर के ऊपर, उसके बाद नतन्स, इस्फहान, फर्दो, फिर इनका एक येलो केक का प्लांट है, फिर जो एक हैवी वाटर का, इन सबको निशाना बनाया है। और ये कोई एक किस्म की नीम जौहरी जंग हुई है, पहले ही हो चुकी है। और जो डिमोना में इसराइल का न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, उनके ऊपर, उनकी पेरिफेरी में, उनके ऊपर नहीं, उनकी पेरिफेरी में ईरान ने भी हमला किया है। तो ये किसी तरीके से जौहरी जंग में तब्दील ना हो जाए। ईरान ने अब जो यूरेनियम है उसकी 60% तक अफसूदगी की गई है, अगरचे उनका डिफेंस डॉक्ट्रिन ये कहता है कि वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएंगे, लेकिन ये इसका ताल्लुक इस्तेदाद और नीयत से है। इस्तेदाद उन्होंने हासिल कर लिया, नीयत क्या है ये बदल भी सकती है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि सूरत हाल तशवीशनाक है और पाकिस्तान जो है उसके लिए जो है बहुत ही नाजुक मरहले में दाखिल हो गया है। आदिल नजीम साहब ने ये कहा, बड़ा दुरुस्त उन्होंने नुक्ता उठाया कि अगर कामयाब हो रहा है पाकिस्तान, और पाकिस्तान अब तक कामयाब होता चला आ रहा है क्योंकि उसने इलाक़ाई इत्तफ़ाक़ पैदा किया, उसने रूस, चीन, यूरोपियन यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, दुनिया के तमाम ममालिक की हिमायत हासिल की और सारी दुनिया से उसको मुबारकबाद के पैगामात आए और आ रहे हैं। कल ही मेरा ख्याल जापान के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान को इस कोशिश को जारी रखने के लिए कहा था, लेकिन खुदा न खास्ता ज़रा भी उसमें कोई किस्म की झोल आती है, कोई किस किस्म की कोई गलतफहमी पैदा हो जाती है वाशिंगटन में या तेहरान में, तो हमारे दुश्मन जो है बंदूकें ताने खड़े हैं और वो इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए तैयार है। ख़ास तौर से जो है तल अवीव से अदम एतमाद का इजहार किया जा रहा है और हिंदुस्तान जो है वो महज हसद की वजह से जो है बयानबाजी करता रहता है, अगरचे उसका कोई रोल नहीं है इस वक्त और उसे भी निशाना बना दिया गया है। तो ये सूरत हाल है पाकिस्तान। आदिल साहब से ये जो आपने न्यूक्लियर वाला नुक्ता उठाया, इस पे मैं आदिल साहब से भी चाहूँगा कि राय ले लें। आदिल साहब, जो एक ट्रंप साहब की जो स्टेटमेंट थी कि वो तहजीब मिटा दूंगा और दोबारा से ये इसका ज़िंदा होना भी मुमकिन नहीं होगा, वो न्यूक्लियर थ्रेट था। तो अभी जिन प्लांट्स का या जिन साइट्स का जिक्र कर रहे हैं सरदार साहब, तो वो न्यूक्लियर साइट्स ही बेसिकली नेतन्स के अंदर और फर्दो के अंदर या दूसरी जगहों पे जिसको इसराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर हिट किया। क्या अभी वो एस्केलेशन लेडर में वो थ्रेट मौजूद है कि ईरान भी सोचे कि मैं जवाबी तौर पर क्या करूँगा? देखिए, थ्योरेटिकली तो ज़रूर है और इसलिए भी ज़्यादा हो गई है कि देखिए हमने जो क़यामत देखी थी अभी तक, मैं जो सोचता हूँ तो रोंगटे खड़ जाते हैं जब अमेरिका से B-12 आया और ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे हमला किया। राइट, कहने का मकसद ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन जो है एक तरह से नो गो जोन था क्योंकि हमें नहीं पता होता कि उन हमलों का क्या असर होता है। इस वक्त जो सूरत हाल है, दो न्यूक्लियर ताकतें हैं जो एक पॉसिबल फ्यूचर न्यूक्लियर ताकत के खिलाफ जंग में, दो न्यूक्लियर ताकतें हैं अमेरिका और इजराइल, और तीसरी है ईरान। हैविंग सेड दैट, मेरा ख्याल अभी भी यही है, मेरी उम्मीद अभी भी यही है कि न्यूक्लियर हालांकि हेडलाइन इशू है लेकिन सॉल्व न्यूक्लियर नहीं होगा। जब दूसरे मसले सॉल्व हो जाएंगे तो न्यूक्लियर इशू पे कोई ना कोई लैंग्वेज क्रिएट कर दी जाएगी जो शायद वैसी ही हो जो 6 हफ्ते पहले या 7 हफ्ते पहले मौजूद थी।
जो आपने सवाल पूछा ना पहले भी और मुझसे भी, और मैंने भी शायद जवाब नहीं दिया कि सीबीएम क्या हो सकता है, इसको अगर हम उससे मिलाएं कि कहाँ हम पहुंचेंगे जहाँ न्यूक्लियर पे कम, क्योंकि उस पर ऐसा नहीं है कि सारी टेक्निकल डिटेल्स ख़त्म हो जाएंगी इन मुज़ाकरात से। इस वक्त जो है लॉजिक ये कहती है कि एक बड़ा लॉजिकल सा नेक्स्ट अगर डी एस्केलेशन होनी है तो उसका लॉजिकल स्टेप ये है कि अमेरिका कहेगा कि मैं अपना ब्लॉकेड हटा रहा हूँ, ईरान कहेगा कि मैं जो हूँ वो बहर हरमुज़ को खोल रहा हूँ शिप्स के लिए। हुआ ये कि ईरान ने ये कहा ये सोचते हुए कि ट्रंप साहब जो हैं वो ब्लॉकेड अब हटाएंगे, और ट्रंप साहब बीइंग ट्रंप साहब शह में आके उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं हटाता। अब जो एस्केलेशन आई है वो जहाज़ों को पकड़ने की है। सो क्या सीबीएम हो सकता है, मुझे इतना इल्म तो नहीं है मेरे पास, लेकिन फॉर एग्जांपल जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं, लेकिन ब्लॉकेड के भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट होते हैं जो उनके फौजी सरबराह ने अब बयान कर दिए हैं, और हरमुज़ के भी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं। डी एस्केलेशन उसमें होगी कि अमेरिका क्लियर कर देगा अच्छा जी ब्लॉकेड है लेकिन सिर्फ इनके लिए है, बाकी सबके लिए खुला हुआ है। ईरान अगर साथ उसको डी एस्केलेट करके कि जी हरमुज़ मेरा भी अभी है लेकिन फलानी चीज़ें, इन झंडों को या इस किस्म के सामान को जाने की इजाज़त है एज लॉन्ग एज वो जिनसे मेरी जंग है उससे नहीं इन्वॉल्व है, राइट। सो उस किस्म की कोई चीज़ हो, अगर हमें कोई सिग्नल ऐसा मिले ट्वीट्स वगैरह में कि दोनों जो हैं उसकी ये जो है ना, जो अब जो तशवीश हम सारों को है कि पिछले 2-1 दिन में जब आप जहाज़ पकड़ना शुरू करते हैं, उस पर से लोग उठाना शुरू कर देते हैं, देन दैट इज़ अ डिफरेंट लेवल। उस पर मेरे ख्याल में अगर कोई कमी आएगी तो दैट विल गिव दी पार्टीज़ एंड जो मीडिएटर है पाकिस्तान दी एबिलिटी कि थोड़ी सी कूल डाउन आके हम आए हल की तरफ। आखिरी एक मेरी गुजारिश होगी, मेरा आदिल नजम साहब, जो मैं सीबीएम का आपसे सवाल सबसे बार बार कर रहा हूँ कि मुझे लगता यह है कि ये 2-4 रोज़ से ज़्यादा ये स्टेटस को बरकरार रहेगा नहीं, क्योंकि ईरान के पास जो अपना तेल बेचने की एक सहूलत थी, वो चाइनीज़ को अपना तेल बेचते थे। 90% तेल जो खार्ग आइलैंड से निकलता था चाइना चला जाता था। आज एक एफटी ने स्टोरी की है, वो कहते हैं कि वो कोस्टल लाइन के साथ साथ ईरान लेके पाकिस्तानी साइड से लेके तो जहाज़ उसके निकल सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल वाटर्स में अमेरिका अब उनके जहाज़ पकड़ रहा है। अब मेरा ख्याल ये है कि ये जो स्टेटस को है ये ख़तरे में है, 3-4 रोज़ से ज़्यादा बरकरार नहीं रहेगा, तो फिर कुछ और नई एस्केलेशन होगी। इसके लिए कितना टाइम? मेरे ख्याल में लॉजिकली, हालांकि डरावनी बात है, लॉजिकली दैट मेक सेंस कि ये इसको आप कितनी देर रखेंगे, कितने जहाज़ पकड़ लेंगे, उन जहाज़ों को लेके किधर जाएंगे, कितनों पे गोलियां डालेंगे, और उसके बाद कोई ना कोई आपका हॉक जो दोनों साइड्स पे मौजूद हैं ये कहेगा कि अच्छा यार इसको एक स्टेप आगे ले जाओ। देखिए ना, हाँ बद है लेकिन बदतर आई एम नॉट श्योर कि फॉर एग्जांपल अब कुछ हफ्ते से गल्फ ममालिक पे मिसाइल नहीं जा रहे, तो अगर आप वहाँ बैठे हो तो यू वुड सी कि यार ये जो थोड़ी बहुत ही बेहतरी है ये उसको करो। एक सीबीएम जो आपने बात की है, फॉर एग्जांपल सीबीएम हो या ना हो, आई हैव मेंटेन्ड कि ईरान के लिए जो गुफ्तगू में नहीं आता इतना ज़्यादा लेकिन है बड़ा अहम, इज सम फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल रेपरेशन, चाहे वो सैंक्शंस हटाने में हो विच इज़ द बेस्ट अप्रोच मेरे ख्याल में, या वो अकाउंट फ्रीज करने में हो विच इज़ द ईजीएस्ट अप्रोच, या वो हरमुज़ पे किसी किस्म की टोल की इजाज़त हो जो मेरे ख्याल में बहुत मुश्किल है। लेकिन ईरान की जिस किस्म की तबाही हुई है उनके लिए ये ज़रूरी है कि वो अपनी लोगों को जो खुद पहले नाराज़ थे क्योंकि इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से, उनको कोई सिग्नल दें। तो एक आपके पास वो भी लीवर है, एक अच्छी, क्योंकि हम सारी बुरी खबरें कर रहे हैं, एक अच्छी खबर सिर्फ ये, आपको याद है हम 2 हफ्ते पहले तक इवन जब इस्लामाबाद में बात हो रही थी तो जब ये बात करते थे तो हमेशा जिक्र आता था कि जी एक डिमांड ये है कि मिसाइल इजरान जो है वो ख़त्म कर दें। आपने पिछले एक हफ्ते में उसका जिक्र ज़्यादा नहीं सुना, शायद फिर आ जाए इजराइल के कहने पे, लेकिन इस वक्त मेरे ख्याल में एक अंडरस्टैंडिंग ये आ गई है कि वो अचीवेबल टारगेट नहीं है। अमेरिका चाहे उसकी ख्वाहिश हो सकती है लेकिन एक मुल्क जो अपने आप को ख़तरे में समझता है अपनी सारे हथियार ही छोड़ दे, दैट इज़ नॉट लाइकली। सो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पीछे हो कुछ ज़रूर रहा है, लेकिन डी एस्केलेशन, जो एस्केलेशन लैडर की हमने बात की, अब डी एस्केलेशन लैडर पे, एंड वहाँ मेरे ख्याल में जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट हैं ब्लॉकेड के भी और हरमुज़ के कंट्रोल के भी, उसमें अगर दोनों कोई लचक दिखाएं, कोई थोड़ा सा रैचेट डाउन करें, दैट विल बी द इंडिकेशन विच शोज़ कि शायद हम अच्छी तरफ जा सकते हैं, बेहतर तरफ जा सकते हैं।
मसूद साहब, आज एक अभी जो आदिल नजम साहब जिक्र कर रहे हैं कि कुछ सैंक्शंस में या कुछ के जो अकाउंट्स फ्रीज किए गए हैं, एसेट्स फ्रीज किए गए हैं, उस हवाले से कुछ लचक दिखाई जाए तो मामला आगे चल पड़े। एक खबर है, शायद अरब न्यूज़ ने किया परहैप्स, या किसी इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया कि पाकिस्तान, उन्होंने क्लेम किया है कि पाकिस्तान ने तजवीज़ किया है कि अमरीका से रिलेटेड जो जुड़ी हुई सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, अमरीका थोड़ा सा इंडिकेशन उसमें नरमी की करे तो साथ ईरान जो है अनाउंसमेंट करे कि ठीक है मैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को दोबारा खोलता हूँ, फिर वो अपना ब्लॉकेड भी हटाएं, तो स्टेप बाय स्टेप आगे चलें तो ये मामला आगे चल पड़े। डू यू थिंक कि ये वर्केबल होगा? देखिए जी, कि इसका मैं थोड़ा सा जवाब देता हूँ। वो ये है कि जो CBMs हैं, पहले आप कह रहे हैं जो पहली जो चीज़ है वो CBM है, तो CBM जो इस मरतबा जो अमेरिका का ब्लॉकेड है और आपने हरमूज़ की जो नाकाबंदी है, इनको साइमल्टेनियसली ख़त्म होना होगा, यानी सिक्वेंशली नहीं होगा। सिक्वेंशली पहली दफ़ा नाकाम हो चुका है। अब जो दूसरा है उसमें वो एक पैकेज है, इनफैक्ट वो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये इनके पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं, यानी ये अगर ये पहली दहलीज़ वो अबूर कर ले तो उसके बाद जो है इनके मुज़ाकरात हो सकते हैं, बामानी मुज़ाकरात हो सकते हैं। मुज़ाकरात में जो चीज़ सरफ़हरिस्त होगी कि जौहरी प्रोग्राम हाईलाइट करने दें, साइमल्टेनियसली वाला आपके नाज़रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो सरदार साहब कह रहे हैं कि साइमल्टेनियसली, ये अब सीक्वेंशली नहीं हो सकेगा। सॉरी जी, मैं बीच में बटन जी मैं असल में इसलिए कह रहा हूँ, मैं ब्रेक ले लूँ। अच्छा, ये ऐसे सरदार साहब आपको इंटरप्ट कर दिया, माजरत, लेकिन ब्रेक ले लें, ब्रेक से पूरा जवाब आप दे दीजिएगा। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। अभी ताज़ा तरीन खबर ये चल रही है कि बाबुल मंदब, सोमालिया ने कहा है कि हम इसराइली जहाज़ों को यहाँ से गुजरने ही नहीं देंगे। तो ये एक नई टेंशन का आगाज़ होगा, क्योंकि इस इलाके के अंदर जो यमन के हौसी हैं वो भी हिट करने की सलाहियत रखते हैं। अगर उसको भी साथ एक्टिवेट हो जाता है ये भी, तो एक तनाज़े की एक नई शक्ल इख्तियार हो जाएगी, जिसमें 20% तो ट्रेड हम कहते थे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरती है, तो 10-12% ट्रेड ऐसी है जो बाबुल मंदब से भी गुजरती है। डॉक्टर जमील अहमद खान भी हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। डॉक्टर जमील साहब, तनाज़ा सिमटता नजर आता है आपको, या लगता है कि एक जगह पे तातुल का शिकार हो गया सारा कुछ? नहीं, वो तो टेट फॉर टैट चल रहा है, जितना एस्केलेट अमेरिका कर रहा है। अब वो पासदारान ने पहले ही अब साबित भी कर दिया है और कह भी दिया था कि हम उसका जवाब बड़ी सख्ती से देंगे। तो वो बाबुल मंदाल के आपने जो भी जिक्र किया, उसमें ताज़ा तरीन खबर में, मैं यमन में मेरी तैनाती रही है कोई 3.5 साल, और मुझे होतियों की कैपेबिलिटी का अंदाज़ा है। और ये ताइज़ से आखिरी कोना जो है वहाँ से बिल्कुल भी 100 किलोमीटर से भी कम है। बाबुल मंदाल 20 मील का ये आबनाई है, इसको बंद करना कोई मुश्किल काम ही नहीं है उनके लिए। उसमें फिर जो नहर सुएज से भी जो जितनी ट्रेडिंग हो रही है मेडिटेरेनियन की तरफ, वो भी रुक जाएगी। तो एक जो कैफियत इस वक्त दुनिया की है, वो कैफियत बर्दाश्त से बाहर होना शुरू हो जाएगी अगर ये भी बंद हो गया। तो ये पॉस्चरिंग है इस वक्त। लेकिन बहरहाल अगर ईरान पर सख्ती की गई और ये ब्लॉकेट के हवाले से अगर मजीद उनके जहाज रोके गए, और अगर उनकी जो कि खुराक वो अपनी साल में 2 मिलियन टन्स इंपोर्ट करते हैं, और अगर कितनी तवालत के साथ ये बंद होता है, उनकी फ्यूल, हालांकि वो खुद ऑयल प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन उनकी रिफाइनरी कैपेसिटी ओनली 24 मिलियन लीटर पर डे है, जबकि उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ उससे कोई 30 मिलियन पर लीटर। तो उनको डेली के हिसाब से रिफाइंड फ्यूल की भी ज़रूरत हो। तो कहने का मकसद ये, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ईरान को भी दुश्वारी होगी, और जैसे जैसे ईरान को वो दुश्वारियां पैदा होंगी, ईरान के पासदारान और ईरान अपनी पूरी सलाहियत और क़ुव्वत के साथ वो एस्केलेट करता जाएगा ईरान के लिए। क्योंकि आपने मुलाहिज़ा किया होगा बाकर कलबाफ साहब के बयान को कल, कि उन्होंने कहा कि, और उनके ख़ास तौर पे मोहम्मदी साहब जो एडवाइज़र हैं स्पीकर के, उनके बयान को, कि उनका कहा कि ये जो ब्लॉकेड है वो बम्बार्डमेंट से कम नहीं है, बॉम्बिंग से कम नहीं है हमारे ऊपर। तो ये मैंने इसलिए उसकी आपको कुछ इंग्रेडिएंट्स उसके बता दिए हैं। तो कितना कैसे नज़र आता है आगे ये पॉस्चरिंग जो आप देख रहे हैं, ये पॉस्चरिंग है, बट इसके पसे पर्दा जो मीडिएशन चल रही है, इसके पसे पर्दा जो कम्युनिकेशन चल रही है,
उससे महसूस ये होता है कि जो पॉइंट्स जिसका कि डोनाल्ड ट्रंप मुंतजर हैं और जिसके लिए उन्होंने बताया गुज़श्ता शब कि ये जब तक वो सबमिट नहीं करते हैं अपने तमाम नुकात, हम बिल्कुल सीज फायर को जारी रखेंगे ज़ाहिर है इंडेफिनिट पीरियड के लिए। तो ये जो अपने उनके नुकात हैं जिसमें नरमी तुर्शी जो आ रही है ईरान के तरफ से, वो उसको कैलिब्रेट इसी हिसाब से कर रहे हैं। और जाहिर है जो मीडिएटर्स हैं, जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है, उसमें इन तमाम चीज़ों को मलूज़े खातिर रखते हुए बैक चैनल डिप्लोमेसी के तहत व्हाइट हाउस को भी बताया जा रहा होगा, इनको भी बताया जा रहा होगा, और उसी हिसाब से हम देखेंगे। तो इसका अगर वन लाइन में कंक्लूडिंग जवाब दिया जाए आपके सवाल का, तो अब भी हम cautiously optimistic that the dialogue would happen, although the percentage of that hope is now going down because of these additional factors जिसमें के मसूद साहब, आज एक जनरल नवीद जमान जो है उन्होंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उन्होंने क्यूबन मिसाइल क्राइसिस का जिक्र करते हुए तो फिर किस तरीके से अमेरिका और रूस ने उस वक्त डिसएंगेज किया, बैक चैनल कांटेक्ट किया, कुछ CBM एग्री किए और खामोशी के साथ फिर पीछे हटे। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा करने के लिए कुछ ना कुछ किसी को आगे बढ़ के किसी एक इत्फाक़ राय पे आना पड़ेगा कि ये चीज़ें करते हैं। आपकी दोबारा इसके ऊपर राय? जी, इसको मैं मुख्तसरन दूंगा। मुझे मालूम है कि ये आपका सेगमेंट मुख्तसर होता है, तो इसलिए मैं ये कहूँगा कि उस किस्म की सफारतकारी हो सकती है, उस किस्म का ख़तरा मौजूद है, और उसमें चीन बहुत ही फ़ैसला कुन किरदार अदा कर सकता है। और रशियन फेडरेशन, उसके साथ भी सदर ट्रंप के बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और उनके ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, तो ये उनकी इंटरसेशन हो सकती है, लेकिन वो पाकिस्तान के वसीले के ज़रिए भी हो सकती है। कुछ अनआंसर्ड क्वेश्चन थे पिछली दफ़ा, जो आप इजाज़त दे तो मैं उनका जवाब दे दूं बहुत मुख्तसर 2-2.5 मिनट में। वो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैंने कहा था कि बैक वक्त जो है एतमाद साजी का सिलसिला शुरू होना चाहिए, अमेरिका ब्लॉकेड ख़त्म करे, और उसके अलावा ईरान उसी वक्त जो है वो आबना हरमुज़ की जो नाकाबंदी है उसे ख़त्म करे। और फिर जो मुज़ाकरात की मेज़ के ऊपर मैं आपको बताता हूँ दरमियानी रास्ता क्या है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, बियॉन्ड कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेशर्स। तो उसमें पहला ये है कि जो अमेरिका की तरफ से शर्त है कि ईरान जो है वो सिफर अफसुदगी रखे, उसे ख़त्म करे, और उसके बाद उसे 3.6 से 4% की इजाज़त दे। उसके बाद जो कह रहे हैं कि उसके ऊपर पाबंदी, मॉरिटोरियम जो है गैर मुअय्यना मुद्दत तक हो। तो मेरा ख़्याल है कि ईरान ने पिछली दफ़ा भी जो इत्तफ़ाक़ किया था 2015 में कि 10 साल के लिए मुनासिब है, तो इस मरतबा भी एक और 10 साल हो सकते हैं, वो 20 साल की हद से नीचे उतरें, ये जो है 5 साल से आगे बढ़ें। अब आ गया मसला जो, और जो ईरान के फ्रोज़न एसेट्स हैं जिनकी टोटल मालियत जो है वो $100 बिलियन के करीब है, जबकि ईरान का जंग की तबाही के अखराजात का तखमीना जो है वो तकरीबन 270 बिलियन है। तो उससे उनको एक रिलीफ मिल सकता है, और उसके बाद उनके ऊपर जो प्राइमरी और सेकेंडरी सैंक्शंस हैं उनको या बतदरीज या एकदम ख़त्म किया जाए। अब इसमें यह है कि आखिरी नुक्ता रह जाता है आबना हरमुज़ की गवर्नेंस का। तो उसमें मैं ये कहूँगा कि इस वक्त 100 स्टेट्स दुनिया में मौजूद हैं, जिसमें से 5-6 बहुत मशहूर है, मसलन स्टेट ऑफ मलाका है, स्टेट ऑफ बाबल मंदब है, उसके बाद डेनिश एंड टर्किश स्टेट्स हैं, फिर इंग्लिश चैनल है, फिर स्टेट ऑफ जिब्राल्टर है। इनमें से किसी में कोई टोल बूथ मौजूद नहीं है, लेकिन चूँकि ईरान जो है वो वॉर रेपरेशंस चाहता है, तो ये एक इनडायरेक्ट तरीका है कि वो इसे हासिल करे। मैं समझता हूँ कि इसके लिए UN कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी को रिविज़िट करना पड़ेगा, और वो ये नहीं हो सकता कि दोनों ममालिक जो है सिर्फ बयानात के ज़रिए या कोअर्सिव डिप्लोमेसी के ज़रिए इस नए गवर्नेंस स्ट्रक्चर को खलीजी रियासतों के जो दूसरी लिटरल स्टेट्स हैं उनके साथ मुशावरत के बगैर कोई इस किस्म का मॉडल अडॉप्ट किया जा सके। दुरुस्त है, बहुत शुक्रिया आपका जी। बिल्कुल प्रोग्राम के एंड पे आ गए सरदार मसूद खान, डॉक्टर और आदिल नजम साहब, सबका शुक्रिया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।